आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब मैं हॉस्टल में रहा करता था और वहीं से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। तब मेरी उम्र यहीं कोई 18-19 साल की रही होगी। हॉस्टल में गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी थीं। सभी लड़के लगभग अपने घर को जा चुके थे। बस मुझे और मेरे एक दोस्त रमन को छोड़कर मैं भी अब बस 1-2 दिन में अपने घर निकलने ही वाला था कि तभी एक दिन रमन मुझसे बोला, तू हर बार तो अपने घर जाता ही है, इस बार मेरे साथ मेरे गांव चल, आम के बगीचे दिखाऊंगा तुझे। मैंने भी सोचा हर बार तो घर जाता ही हूं, क्यों ना इस बार कहीं और से घूम कर आया जाए। जिस वजह से मैं रमन की बात मान गया। उसके अगले दिन सुबह ही हमने बस पकड़ ली। रमन महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहता था, जिसकी दूरी हमारे हॉस्टल से करीब 150 किलोमीटर रही होगी। लगभग 4 से 5 घंटों का लंबा और सुहाना सफर तय करके हम लोग रमन के गांव पहुंचे। फिर वहां से रिक्शा लेकर उसके घर, रमन के घर पर उसके मम्मी पापा और उसकी दादी थीं। सब लोग मुझसे भी अपने जैसा ही व्यवहार कर रहे थे। उसी शाम जब धूप कम हुई और साथ ही गर्मी का प्रकोप भी, तो रमन मुझसे बोला, चल तुझे आम बागानों से घुमा कर लाता हूं। रमन ने अभी इतना कहा ही था कि तभी उसकी दादी का चेहरा अचानक से पीला पड़ने लगा, जिस पर रमन अपनी दादी से बोला, दादी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। और इतना कहकर हम लोग घर से निकल पड़े। मैंने रमन से इस बारे में पूछा भी, मगर उसने ठीक से जवाब नहीं दिया। बस ये कहा, मैं तुझे मेरे आम बागान लेकर तो जा रहा हूं, पर तू वहां किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा और ना ही अब कोई सवाल पूछेगा। मुझे रमन की बातें जरा भी समझ में नहीं आ रही थी, पर जैसा कि उसने सवाल पूछने से मना किया था, तो मैंने कुछ नहीं पूछा और चुपचाप चलता गया। रमन का गांव छोटा जरूर था, मगर काफी साफ सुथरा और सुंदर था। चलते चलते हम लोग एक बड़े से बगान के पास पहुंचे। उस बगान के बाहर ना तो कोई गेट लगा हुआ था और ना ही कोई पहरेदार नजर आ रहा था। तभी रमन मुझे बगान के अंदर ले गया। बगान में ढेर सारे आम के पेड़ लगे हुए थे, जिनमें अनगिनत आम लटक रहे थे। मैं इतना बड़ा आम का बगान अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था। तभी मेरे जहन में एक सवाल आया, जिसका जिक्र करते हुए मैंने रमन से पूछा, यार यहाँ तो काफी सारे आम के पेड़ है, ये सब आम चोरी नहीं होते क्या? बाहर तो कोई गेट भी नहीं है और ना ही कोई पहरेदार है। तू तो अमीर आदमी है, एक पहरेदार क्यों नहीं रख लेता? इस पर रमन बोला, यहाँ भले ही पहरेदार नहीं है, मगर पहरेदारी होती रहती है। उसकी ये बात भी मेरे सर के ऊपर से निकल गई। खैर, हम लोग आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए अभी मैं एक आम के पेड़ को हाथ लगाने जा ही रहा था कि तभी रमन तेजी से मुझे टोकते हुए बोला, क्या कर रहा है तू? हाथ मत लगा, पागल है क्या? इस पर मैंने कहा, पर क्यों, ये सब तो तेरा है ना, और मेरे हाथ लगाने से कौन सा ये पेड़ गिर जाएगा? तो इस पर रमन बोला, सुन, ये बगान जितना सुंदर दिखता है ना, उतना ही खतरनाक है। यहाँ पर आत्मा का वास है, मेरे दादाजी की आत्मा का। दरअसल ये सारे पेड़ उन्होंने लगाए थे। इस बगान से उनका दिल जुड़ा हुआ था। उनके मरने के बाद 2-4 लोगों ने इस बगान के आम को चोरी करने की भी कोशिश की, मगर जो यहाँ गलत इरादे से आया वो कभी वापस नहीं लौटा। मेरे पिताजी के अलावा इस बगान के आम को कोई नहीं तोड़ सकता, खुद मैं भी नहीं। रमन की बात सुन मैं जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते बोला, भाई तू क्या इस जमाने में भी इन सब बातों पर विश्वास करता है? मैं तो तुझे समझदार समझता था। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता भाई। ले, मैंने हाथ लगा दिया इस पेड़ को, अब क्या होगा बोल? इतना कहकर मैंने पास ही में खड़े एक पेड़ को हाथ लगा दिया, और जब इससे भी मेरा मन नहीं भरा
तो पास ही में पड़ी एक पत्थर उठाकर उस पेड़ पर दे मारा। मैंने रमन की तरफ देखा तो उसका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था, जैसे किसी बीमार का होता है। जिसके बाद रमन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए बगान से बाहर ले गया। वो काफी गुस्से में नजर आ रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी छोटी सी बात पर वो गुस्सा क्यों हो गया। पेड़ छू लेने से या पत्थर मारने से कौन सा भूत मेरे पीछे पड़ जाएगा। खैर, जिसके बाद मैं रमन के साथ घर आ गया। थोड़ी ही देर में दोपहर शाम में तब्दील हो गई। शाम को हल्का फुल्का नाश्ता चला और फिर रात की तैयारी होने लगी। रमन अभी तक कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था, शायद दोपहर वाले उस हादसे को लेकर। खैर, कुछ ही घंटों में रात हो गई। रात का खाना पीना हो जाने के बाद मेरी आदत थी कि मैं कुछ देर खुली हवा में टहलता था, उसके बाद ही सोता था। लिहाजा मैं घर से बाहर निकल गया। रमन भी मेरे साथ ही था। पता नहीं क्यों वो मुझे अकेले बाहर नहीं देने जा रहा था। बहरहाल हम दोनों टहलने लगे। गर्मी के मौसम में बाहर चल रही ठंडी हवाएं काफी सुकून पहुंचा रही थी। टहलते टहलते हम लोग वापस उसी आम बगान के करीब पहुंच चुके थे। तभी मैंने रमन से कहा, क्या हुआ यार, तू कुछ परेशान सा लग रहा है, कहीं बगान वाली बात को लेकर तो नहीं है? इस पर रमन बोला, पर तूने ठीक नहीं किया पेड़ पर पत्थर मारकर। इस पर मैंने थोड़ा ऐंठते हुए कहा, अबे क्या हो गया अगर पत्थर मार दिया तो? कहाँ कुछ हुआ, ना तेरे दादाजी आए और ना ही कुछ हुआ। तू बोलेगा तो अभी रात में भी पत्थर मार सकता हूँ। इस पर रमन थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, पागल मत बन, चल यहाँ से। इतना कहकर रमन 2 कदम घर की तरफ आगे बढ़ गया। मैंने भी सोचा रात काफी हो गई है, अब चलकर सो जाना चाहिए। लिहाजा मैंने घर की तरफ जाने के लिए अपना पहला कदम उठाया, मगर ये क्या, मैं चाहकर भी अपने कदम नहीं उठा पा रहा था, जैसे मेरे पैर को किसी ने बांध रखा हो। मैंने दूसरा पैर उठाने की कोशिश की, मगर वो भी नहीं उठा। इससे पहले कि मैं रमन को कुछ कह पाता, रमन पीछे पलटा और मुझे देखकर बोला, तू अभी तक वहीं है, चल जल्दी। इस पर मैंने कहा, यार मैं अपने पैर नहीं उठा पा रहा। तो फिर रमन बोला, देख रात बहुत हो गई है, ये मजाक करने का टाइम नहीं है। तो मैंने कहा, भाई मजाक नहीं कर रहा मैं, सच में। ये सुनकर रमन भागता हुआ मेरे पास आया और मुझे पकड़कर खींचने लगा, मगर मैं टस से मस नहीं हो रहा था, जैसे मेरे पैर वहां चिपक गए हों। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी रमन मुझसे बोला, तू रुक, मैं घर वालों को लेकर आता हूं। इतना कहकर रमन वहां से चला गया। अभी रमन वहां से गया ही था कि तभी मेरी नजर उस आम के बगान की तरफ गई। तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि आम बगान के अंदर एक बूढ़ा सा आदमी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। और ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि रमन के दादाजी थे, क्योंकि मैंने रमन के घर पर इनकी तस्वीर देखी थी। उस वक्त मैं जोर से चीखना चाहता था, मगर पता नहीं क्यों मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। डर के मारे मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं रमन के घर पर था। उस दिन के बाद से मैं भूत प्रेत जैसी चीजों पर पूरा यकीन करने लगा और फिर कभी मैं रमन के घर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। एक शाम की बात है। ठंडी के मौसम में मैं अपने घर पर रजाई में दुबका हुआ था। इतने में ही मेरे फोन की रिंग बजने लगी। हालांकि रजाई छोड़कर उठने का मेरा जरा भी मन नहीं था, मगर हो सकता है कोई जरूरी कॉल हो,
यही सोचकर मैं बिस्तर पर से झाड़कर उठा और फोन के पास गया तो पाया कि मेरे दोस्त रमन का कॉल है। रमन और मैं, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। रमन मेरे से उम्र में काफी बड़ा है। खैर, मैंने कॉल रिसीव किया तो सामने से रमन बोला, और कैसा है तू, सब बढ़िया? इस पर मैंने कहा, हाँ हाँ सब बढ़िया चल रहा है, तू बता। इस पर रमन बोला, भाई मुझे तेरे से कुछ काम था, मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। दरअसल मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा था, उन्हें मैंने हॉस्पिटल में एडमिट किया था, और तू तो जानता है मेरी नाइट ड्यूटी है। बस तू एक रात के लिए मेरी ड्यूटी करेगा, रात भर माँ के पास मैं रुक जाऊंगा। चूंकि रमन मेरा काफी अच्छा दोस्त था और फिलहाल मुसीबत में था, इसलिए मैं उसे ना नहीं बोल पाया। मेरे से हाँ का जवाब सुनते ही रमन ने शुक्रिया बोलकर फोन रख दिया। मैंने दोस्ती के नाते रमन को हाँ बोल तो दिया था, मगर कहीं ना कहीं मुझे घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि रमन का काम ही कुछ ऐसा था। दरअसल रमन तब एक मुर्दा घर में पहरेदारी का काम किया करता था। मुझे घबराहट हो रही थी कि मैं ये काम सही से कर भी पाऊंगा या नहीं, पर अब बोल दिया है तो करना ही पड़ेगा। लिहाजा मैंने इस बारे में ज्यादा सोचना ठीक नहीं समझा और रात होने का इंतजार करने लगा ताकि रमन की ड्यूटी के टाइम पर मैं निकल जाऊं। रमन की ड्यूटी रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक की थी। सबसे पहले तो मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई, मगर सबने मुझे साफ तौर पर रमन का काम करने से मना कर दिया। लेकिन मैं नहीं माना। एक वक्त पर रमन भी मेरे काफी काम आया था, तो अब मेरी बारी थी दोस्ती साबित करने की। रात के तकरीबन 8:45 बजे तक मैं उस मुर्दा घर की तरफ निकल गया जहां रमन काम करता था। चूंकि मेरे घर से वो मुर्दा घर 15 मिनट की दूरी पर था, तो मैं ठीक रात के 9 बजे तक उस मुर्दा घर के बाहर खड़ा था। वो मुर्दा घर जिस जगह पर था वहां आसपास और कुछ भी नहीं था सिवाय घने जंगल के। मुर्दा घर के बाहर एक कुर्सी लगी हुई थी और उसी कुर्सी के ऊपर एक मैला सा चादर रखा हुआ था। शायद वो चादर ठंड से बचने के लिए था, लिहाजा मैंने उस चादर को उठाकर अपने ऊपर डाल लिया और उसी कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी के 4 पैरों में से एक पैर थोड़ा टूटा हुआ था, इसलिए कुर्सी बार बार झूले की तरह हिल रही थी। पता नहीं रमन पूरी रात इसके ऊपर कैसे बैठा रहता होगा। ये ख्याल बार बार मेरे जहन में आ रहा था। एक तो सर्द की रात, ऊपर से जो हवाएं चल रही थी वो ना सिर्फ बदन के ऊपर बल्कि शरीर के अंदर हड्डियों को भी कांपने पर मजबूर कर दे रही थी। मुझे लग नहीं रहा था कि अगर ऐसी ही ठंड लगती रही तो मैं कल सुबह तक जिंदा बच भी पाऊंगा। वो मैली सी चादर मुझे उसके आर पार दिख रहा था, तो फिर वो मुझे ठंड से कैसे बचा पाएगी, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। मैंने अपने जेब से एक सिगरेट निकाला और दूसरी जेब से लाइटर निकालकर सिगरेट जलाने जा ही रहा था कि तभी मेरा फोन बज उठा। मैंने अपना फोन निकाला तो पाया कि रमन का कॉल आ रहा है। मैंने तुरंत फोन उठाया तो सामने से रमन ने कहा, सुन, तुझे सिगरेट पीने की आदत है ना, पर वहां मुर्दाघर के बाहर सिगरेट मत पीना। अगर पीना ही है तो थोड़ा दूर जाकर पीना सिगरेट। इस पर मैंने रमन से कहा, क्या टाइमिंग है बॉस, अभी मैं सिगरेट सुलगाने जा ही रहा था, पर यहाँ सिगरेट क्यों नहीं पीना है? इस पर रमन बोला, वहां वो सब छोड़, तू बस इतना जान ले कि वहां सिगरेट नहीं पीना है। इतना कहकर रमन ने फोन कट कर दिया, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे रमन मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। खैर, उसने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया।
वहां से थोड़ा दूर हटकर सिगरेट जलाया और वहीं पर सिगरेट पीकर वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। रात हर पल गहराती जा रही थी और जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वैसे वैसे ठंड भी अपना रंग दिखाना चालू कर रही थी। पहले तो ठंड ज्यादा थी ही, पर अब इतनी ज्यादा ठंड बढ़ गई कि मेरे बर्दाश्त के बाहर होने लगा। मैंने तय किया कि आसपास से कहीं लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाता हूं। आग ताप कर शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाएगी। लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और आसपास के पेड़ों से थोड़ी बहुत पतली पतली टहनियों को तोड़कर वापस अपनी कुर्सी के पास आ गया और जमीन पर टहनियों को सजाकर जेब से लाइटर निकाला और आग जलाने लगा। पर क्योंकि ओस की वजह से सारी टहनियां भींगी हुई थी, इसलिए उनसे आग जल नहीं रही थी। लेकिन बहुत मुश्किल से किसी तरह मैंने उन टहनियों को आग लगा ही दिया और मुर्दाघर के बाहर अपनी कुर्सी पर बैठकर आग तापने लगा। ठंड के मौसम में वो आग दवा का काम कर रही थी। आग ताप कर सुकून मिल रहा था। मैंने मन ही मन ये सोच लिया था कि आज तो मैंने रमन का काम कर दिया, मगर कल से मैं नहीं करूंगा और किसी न किसी बहाने से उसे मना कर दूंगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी ठीक मेरे पीछे से एक आवाज आई, आग बुझाओ जल्दी, हमें तकलीफ हो रही है। मैंने तुरंत पीछे पलटकर देखा, मगर पीछे मुर्दाघर के अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था, ना तो कोई इंसान और ना ही कोई जानवर। तो फिर आवाज किसने दी होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और मुर्दाघर के दोनों बगल झांकने लगा। कहीं कोई है तो नहीं, मगर वहां सच में कोई नहीं था। मुझे काफी हैरानी हुई, मगर फिर मैंने सोचा हो सकता है शायद ये मेरा वहम होगा। इतना सोचकर मैं वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया और आग तापने लगा। अभी मैं आग ताप ही रहा था, तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। कंधे पर हाथ महसूस होते ही मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि ठीक मेरे पीछे एक आदमी खड़ा है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो आदमी यहाँ आया कहाँ से, क्योंकि वहां आसपास उस मुर्दाघर के अलावा दूसरा कोई घर नहीं था। अगर था तो सिर्फ घना जंगल। तो ऐसे में ये आदमी कहां से आ गया? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, यहाँ पर आंख क्यों जलाया तुमने? तुम नहीं जानते हमें तकलीफ होती है। इस पर मैंने कहा, तकलीफ? पर आपको क्या तकलीफ होती है और आप रहते कहाँ हैं? तो इस पर उस आदमी ने कहा, ये मुर्दाघर, यही तो मेरा घर है। इतना कहकर वो आदमी मुर्दाघर की तरफ जाने लगा और मुर्दाघर के दरवाजे पर जाकर एक दफा मेरी ओर देखते हुए मुर्दाघर के अंदर घुस गया। मेरा रोम रोम कांप उठा, क्योंकि जिस दरवाजे से होकर वो आदमी घर के अंदर गया था उस दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था, जिसकी चाबी मेरे पास थी। वो आदमी दरवाजे के आर पार होकर मुर्दाघर के अंदर चला गया। मगर यह कैसे हो सकता है? कोई आदमी दरवाजे के आर पार कैसे जा सकता है? मुझे समझ आ गया था कि मेरा यहाँ रुकना कतई ठीक नहीं होगा, जिस वजह से मैं भागते हुए सीधे अपने घर पहुंचा और सुबह होते ही घर से बाहर निकला। बाद में जब मैंने इस बात का जिक्र रमन से किया तो उसने कहा, मैंने तुझे वहां सिगरेट पीने से इसलिए मना किया था क्योंकि उन मुर्दों को आग बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मुझे ये नहीं पता था कि तू आग जलाएगा, वरना मैं इसके लिए भी तुझे मना कर देता। उस दिन के बाद से मैं कभी भी उस मुर्दाघर के पास नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।